दोस्तों आज मेरे पीछे एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये गाड़ी महिंद्रा की एक लेजेंडरी गाड़ी होती थी अपने टाइम पर। अब बात ऐसी है कि मेरी नॉर्मल वीडियो से हटके मैंने आज एक ऐसी वीडियो बनाई है जो शायद काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है। अब ये चीज़ मुझे पता भी नहीं थी, लेकिन अननोइंगली मैंने इसको डिस्कवर करा है। अब बात ये है कि ये है महिंद्रा की XUV 500। 2017 का ये मॉडल है। अब इस गाड़ी को ना ओन करते हुए मेरे को करीब 8-9 साल हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बताने वाला हूँ। एज 9 ईयर ओल्ड महिंद्रा का एक्सपीरियंस कैसा है मेरा इस गाड़ी के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक जौहर। आज हम बात करते हैं XUV 500 या फिर XUV 500 सेकेंड हैंड में परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैं स्पेशली सिर्फ इस गाड़ी की बात क्यों करने वाला हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता लगा कि सेकेंड हैंड गाड़ियों में ना XUV 500 दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा सस्ती में मिल जाती है। तो मैंने सोचा यार मेरी गाड़ी तो नहीं थी, तो मैं इस गाड़ी को इतने साल से चला ही रहा हूँ, तो जब नया कोई इंसान इस गाड़ी को खरीद रहा हो सेकेंड हैंड में, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इस गाड़ी को खरीदते वक्त। क्योंकि इस गाड़ी के प्राइसेस इतने ज़्यादा कम है ना जो डीलर्स दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर गाड़ियाँ बैन है, हमें पता ही है। उस वजह से गाड़ी काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो क्या इस गाड़ी को लेना सेकेंड हैंड में बेनिफिशियल रहेगा? चलो पहले मैं इस गाड़ी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। अब देखो फ्रंट की बात करें ना, तो फ्रंट से इस गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी 200 mm से ऊपर है, तो काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में यहाँ पे आपको LED DRLs मिलते हैं, साथ ही प्रोजेक्टर मिलते हैं और हेलोजन बल्ब, ये हाई बीम के लिए अलग से है। साथ ही फॉग लैंप्स हैं, काफ़ी बड़ी ग्रिल है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें ना, तो साइड से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर भी है। बात करते हैं अगर बैक साइड से ना, अब देखो बैक प्रोफाइल की बात करें ना, तो बैक प्रोफाइल भी गाड़ी की कुछ ऐसी है। बाकी स्पॉइलर इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे बैक में आपको वाइपर भी मिलता है, साथ ही वॉशर के लिए फ्लूइड भी वो भी मिलता है। W10 ये मॉडल है, टॉप मॉडल है, बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन। इसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिलती है। दूसरी साइड कुछ ऐसी है इस गाड़ी की। अगर मैं की बात करूँ तो कुछ ऐसी इसकी की नहीं मिलती है, ये बाहर से कवर लगाया हुआ है। बट हाँ, ये रिक्वेस्ट सेंसर वाली की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस चाबी जेब में होनी चाहिए, आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अंदर चलते हैं, गाड़ी को अंदर से अच्छे से देखते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब देखो अंदर से इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है। अब पर और ये POV है इस गाड़ी का, जब आप चलाओगे ना तब आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। अब देखो डोर की बात करते हैं ना, तो डोर में आपको यहाँ पे चारों दरवाजों में कप होल्डर्स मिलते हैं, ठीक है। साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटो वाली ड्राइवर साइड की सीट की। बाकी कुछ ऐसे फीचर्स हैं। बाकी ये गाड़ी में सच बताओ ना, ये गाड़ी ना फीचर लोडेड बहुत ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर उस टाइम के हिसाब से भी इतने सारे फीचर्स है ना, जैसे कि ऑटो रेन वाइपर और ऑटो हेडलाइट। तो फीचर वाइज ये गाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। अब अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, देखो पुश स्टार्ट बटन भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। अब देखो मैंने इस गाड़ी को ना करीब 74,000 चला चुका हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सनरूफ को अगर मैं ओपन करूँ तो, अब इस गाड़ी की बात करते हैं ना, तो दिक्कतों की बात करते हैं कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्या हैं जो एक सेकेंड हैंड ओनर्स को खरीदते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। देखो मैं इस गाड़ी की ना अभी आपको ये तो नहीं दिखाऊंगा कि ये गाड़ी ऐसी दिखती है वैसी दिखती है। ओवरऑल जो मैं आपको दिखा सकता था वो मैंने दिखा दिया। अब देखो जब इस गाड़ी के अंदर हम बैठ जाते हैं ना, तो इतनी सारी स्पेस है। मैं ऑलरेडी सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे करके बैठा हूँ, लेकिन आप लेग स्पेस देख रहे हो, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और ये सीट रिक्लाइन भी हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। लेकिन इस चीज़ का ना एक ड्रॉबैक है जो मैंने इस गाड़ी के अंदर नोट करा इतने सालों में। अब वो क्या है वो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ बूट में। अब हम जब बूट में चलते हैं ना, तो दिक्कत आ जाती है इस गाड़ी के ट्रंक साइज की। देखो इस गाड़ी के अंदर कोई बूट स्पेस है ही नहीं, मतलब आप इसको बूट स्पेस कह भी नहीं सकते हो। क्योंकि और जो मैंने चीज़ फील करी है, देखो इनोवा क्रिस्टा से ना ये गाड़ी सिर्फ 5 या 10 mm बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनोवा के अंदर जो मिडिल कैबिन है ना, उसकी सीट्स थोड़ी सी आगे की तरफ है। इसके अंदर जो सेकंड कैबिन है वो इतना ज़्यादा खुला है कि पीछे आपको लेजिट इतनी सी ही जगह मिलती है। तो अगर आप सोचो कि आपको एक पतला बैग भी रख दो ना, तो वो भी बंद करने में आपको दिक्कत देगी। अब एक ऐसी चीज़ जो शायद इसके टॉप मॉडल के अंदर ही देखने को मिलती है, लेकिन टोयोटा जैसी गाड़ियों में 50 लाख देने के बाद भी नहीं मिलती है, वो क्या है? ऑटोमेटिक हुड स्ट्रच। अब ये एक ऐसा फीचर है जो काफ़ी अच्छा लगता है और कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ भी नहीं है, लेकिन टोयोटा नहीं देती है।
लेकिन हाँ, पहली चीज़ टोयोटा वर्सेस महिंद्रा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इसी गाड़ी की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है, क्योंकि W10 मॉडल ज़्यादा बिकता है। वो मैंने ये रिसर्च में देखा था अपनी कि सेकेंड हैंड गाड़ियों में ज़्यादातर आपको W6 मॉडल या W10 मॉडल ही देखने को मिलते हैं। अब अंडर दी हुड हमें देखने को मिलता है 2.2 लीटर का एम हॉक इंजन, जिसकी पावर की बात करें तो 360 Nm का टॉर्क की गाड़ी निकालती है, तो भगाने के अंदर आपको इसकी कोई इशू नहीं आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप लोग ना बिल्कुल मिस मत करना और ध्यान से सुनना। देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये गाड़ी डीजल मॉडल है और डीजल के अंदर इसकी टैंक कैपेसिटी है 70 लीटर्स की। तो अगर मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ का अभी डीजल का प्राइस है 82 लीटर के हिसाब से, तो 82 मतलब ये 6300 समथिंग में ये गाड़ी फुल होती है। तो 6300 प्राइस आप लोग इस चीज़ को बेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ ना, वो ये है कि लोग गाड़ियाँ बड़ी तो खरीद रहे हैं, लेकिन उनको चलाना, उनको मेंटेन कर पाना, खास करके XUV 500 के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इशू उन लोगों को देखने को मिल रहा है। देखो, अगर अब बात करता हूँ मैं इसकी एवरेज के बारे में, मुझे इस गाड़ी को रखे हुए ना 8-9 साल हो चुके हैं। मैं इसकी नर्व्स भी जानता हूँ कि ये गाड़ी क्या कब कैसे करेगी। देखो, इस गाड़ी को ना मैंने बहुत अच्छे से चला लिया, बहुत ज़्यादा प्यार से रख लिया, तेज़ चला लिया, हाईवेज पे भी ट्राई कर ली, लेकिन जो इस गाड़ी की एवरेज मैंने निकाली है ना सिटी के अंदर, ये गाड़ी आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ मैंने जो बहुत ज़्यादा टेस्ट करके मैकेनिक को चेक करा के, इवन महिंद्रा से भी मैंने इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करा था और उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा था कि इसकी सिटी में एवरेज जी 11 से ऊपर नहीं आएगी। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आएगी। मेरे पास एक क्रेटा भी है, वो 1.6 डीजल मॉडल की है, उस गाड़ी की सिटी के अंदर एवरेज ही 17-18 की आ जाती है। तो हाईवे पे और ये गाड़ी, हाँ हाईवे पे इसकी इतने बड़े साइज़ के हिसाब से 15-16 की एवरेज मुझे ओके लगती है। मैं काफ़ी ना प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सोचो कि कोई जी इसके अंदर तो हमारी में तो 18 दिखा रहा है, तो भाई वो 18 नहीं दे रहा है। महिंद्रा के अंदर ना क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज इतने सारे थे ना इस टाइम तक, आज भी मैं जानता हूँ कि XUV 700, स्कॉर्पियन, थार रॉक्स, और उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, बट ये ना कुछ नया नहीं है। महिंद्रा ने इस चीज़ को रिजॉल्व भी काफ़ी कम करा अभी तक ये इतनी सारी दिक्कतें हैं जो इन गाड़ियों के अंदर आती है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर जो फ्यूल टैंक का ओडोमीटर है ना, जो हमें दिखाता है कि गाड़ी के अंदर तेल कितना है, उसको हम बोलते हैं जो लेवल होता है ना, वो इतना ज़्यादा अनसर्टेन है कि वो ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब आपने अगर एज्यूम करते हैं कि आपने 1000 रुपीज़ का डीजल डलवाया, तो आप सोच रहे हो कि इसके 4 लेवल आने चाहिए, लेकिन वो 4 के 3, 2, 4, 3, 2, वो खेलता रहेगा, वो चलता रहता है। ये इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है ना, तो या तो अपनी गाड़ी को फुल करा लो, उसके बाद भी ये चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा इशू, परेशान रहता हूँ मैं इन सबसे। अब अगर मैं बात करता हूँ और जो चीज़ों की जो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगी और शायद आप उससे परेशान हो जाओगे, वो हैं इस गाड़ी के फीचर्स। देखो, इस गाड़ी के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं ना कि आपको यहाँ पे विंडो ऑटो अप रोल मिलती है, ऑटो डाउन मिलती है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन ये चीज़ें इतनी अनसर्टेन है ना कि अभी मैं आपको अगर छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, मैंने गाड़ी ऑन करी है, अब ये है ऑटो फोल्डिंग मिरर के साथ आती है, ठीक है। अब ऑटो फोल्डिंग मिरर के साथ आती है तो ये वाले बटन को दबा के मिरर बंद होने चाहिए, ये मिरर काम नहीं कर रहा है। इसको मैं ऑलरेडी एक बार महिंद्रा से ठीक करा चुका हूँ, ये दोबारा खराब हो चुका है। वो वाला मिरर आप देख सकते हो, वो फोल्ड हो चुका है, वो खुल भी जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं चल रही है। अब काफ़ी सारी चीज़ों में ना टोयोटा आज भी ये फीचर्स देता ही नहीं है। टोयोटा आज भी नहीं देता ऐसे फीचर्स। उनको होता है कि जो गाड़ी उन्होंने बना दी ना, वो बस बन गई, अब उस गाड़ी के अंदर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। देखो, XUV 500 के हिसाब से जो मैंने इस गाड़ी को ओन करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें नोट करी है ना, वो यही है कि इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर है, अगर वो ख़राब हो गया ना तो आपको एक अलग से खर्चा है 7-8 हज़ार का। अब ये चीज़ें क्यों ज़्यादा कंसर्निंग है, वो इसीलिए है क्योंकि आप इसको खरीद रहे हो एक 5 लाख के बजट में। अब एक इमेजिन करो, वो इंसान जो 5 लाख रुपए दे रहा है और सोच रहा है कि मेरे को तो इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, क्योंकि डीलर तो ऐसे ही बोलते हैं 5 लाख में जी ट्रक ले जाओ पूरा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं। लेकिन ये गाड़ियां सच में प्रैक्टिकल हैं, वो बंदा उस गाड़ी को मेंटेन कर सकता है? माइलेज का इतना इशू है, गाड़ी के अंदर रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा बेकार है कि मतलब कभी कुछ होता रहता है। देखो, मैं इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजन इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दूसरी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे टैकल करनी है ना, उसमें आप ये गाड़ी को थोड़ी सी परेशान हो सकते हो। ये चीज़ ऑल्सो डिपेंड करती है कि जो ओनर है पुराना इस गाड़ी का, उसने इस गाड़ी को कैसे रखा है, कैसे मेंटेन करा, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। देखो, अगर आप XUV 500 लेना चाह रहे हो ना, तो मेरे सलाह मानो
तो 2018 से पहले के तो मॉडल लेना ही मत, क्योंकि उनमें बहुत दिक्कतें होंगी। ये आपको ठीक करके भी दे देंगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ आपको इस गाड़ी के अंदर दिक्कतें आएंगी। ब्रेक पैड्स हो सकते हैं, गियर बॉक्स हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं। आपके कोई फीचर कभी काम कर रहा है, कोई फीचर कभी काम नहीं कर रहा, आप सबको ठीक नहीं करा सकते हो। एक ये मिरर ही है। अब ORVM बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब इसके अंदर वो फीचर है बट मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार महिंद्रा से ठीक करा चुका हूँ। अब मैं मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि महिंद्रा जाओगे तो आपको वही होता है कि हाँ भाई गाड़ी छोड़नी पड़ेगी जी, अब इस चीज़ के लिए गाड़ी छोड़ो। इतना टाइम हर किसी के पास होता है नहीं है। और इतना भी मैं जानता हूँ जो गाड़ी सेकेंड हैंड ले रहा है वो महिंद्रा में भी नहीं जाएगा, वो गाड़ी को बाहर ही ठीक कराएगा। तो ये चीज़ें ना कभी रिजॉल्व होंगी नहीं आपकी। और इतनी सारी चीज़ों को ना सेकेंड हैंड बायर मेरे हिसाब से टैकल करता हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी ये सोचेगा कि यार मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है। वो अपने लिए तो उस गाड़ी को नहीं समझेगा, लेकिन ऐसा होता है नहीं है। जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं उसको ये भी, लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो गाड़ी 7-8 साल बीत चुके हैं या 5 साल बीत चुके हैं, और कुछ चीज़ें ना टाइम के बाद ही गाड़ी के अंदर आती हैं। तो देखो मेरी फाइनल वर्डिक्ट एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि सेकेंड हैंड के अंदर ना अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हो तो या तो वो गाड़ी 2018 मॉडल के बाद की हो, उससे पहले तो आप बिल्कुल भी मत लेना। और अगर ले रहे हो 2018 के बाद भी, तो वो गाड़ी ना प्रॉपर नॉन से ही लेना। और ये चीज़ को ध्यान रखना कि आप सोचो कि ये गाड़ी आपको अच्छी एवरेज निकाल के देगी, भूल जाना। अच्छे आपको बिल्कुल एकदम ये सारे फीचर्स हमेशा चलते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी भर ये फीचर्स कभी ख़राब नहीं होंगे, भूल जाना। ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। एंड मशीनरी है, महिंद्रा की क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ये फैक्ट है। इस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगी ही रहेगी। इंजन बहुत रिलायबल है, इंजन आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन गियर बॉक्स इस गाड़ी का दिक्कत देता है। अगर आपने मेरे से पहले कभी ड्रैग रेस की कभी वीडियो देखी ना, तो आपको पता होगा कि XUV 500 का फर्स्ट गियर में बहुत ज़्यादा डिले है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप सोचो कि इसको भगाओगे लॉन्ग रन में, ये गाड़ी बहुत अच्छी भागती है। इनोवा क्रिस्टा इसके आसपास भी नहीं है, बट इनोवा क्रिस्टा एक लेजेंड है। वो गाड़ी जो बन गई वो बन गई, वो टाइमलेस डिज़ाइन है। इसकी बात करें तो XUV 500 बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरे को अब लोग कमेंट सेक्शन में ना शायद लड़ेंगे कि भाई XUV 500 ऐसी है, ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। नहीं दोस्तों, मैं इस गाड़ी को ओन कर रहा हूँ, 8-9 साल हो चुके हैं। मैं आज भी इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे टारगेट ऑडियंस ही वो लोग हैं जो सेकेंड हैंड में इस गाड़ी को खरीद रहे हैं 5 लाख में, 4 लाख में, 6 लाख में। प्लीज़ परेशान मत होना, फंसना मत इस चीज़ में। 6 लाख में किसी नए मॉडल की, किसी और कंपनी की गाड़ी को ले लेना, थोड़ी छोटी गाड़ी ले लेना। ज़रूरी नहीं होता है कि 5 लाख दे के आपको पूरी 7 सीटर ही चाहिए, क्योंकि 7 सीटर भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है, अगर मान लो आपने डिस्टेंस कवर करना है दूर का, गाड़ी में लगेज कहाँ रखोगे आप? हर कोई कैरियर लगाना पसंद नहीं करता, जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे आप? 7 बंदे बैठ जाओगे, अब खाली आप तो जाओगे नहीं, सामान भी रखोगे ना, सामान रखोगे का, वो चीज़ आप लोगों को परेशान करेगी ही करेगी। तो ये चीज़ें। अब हाँ, एक अच्छी बात जो इस गाड़ी के अंदर है, मतलब अच्छी बात काफ़ी सारी है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि AC जो इस गाड़ी का है ना, सिर्फ रियर वाला अच्छा है। अब ये भी बात क्यों है, देखो मैंने एक ऑलरेडी शॉट बनाया था जिसके अंदर जो ड्राइवर साइड का AC है ना, वो स्टीयरिंग के पीछे है दोनों वेंट्स, वो आपकी हवा आएगी ही नहीं। आप काफ़ी ज़्यादा उसको तेज कर लो, कम कर लो, वो बनती ही नहीं है बात। अब अगर मैं रियर सीट की बात करूँ तो सेकंड कैबिन में जितना AC है ना, वो पिलर्स के अंदर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको AC यहाँ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज़ ये AC की यहाँ क्यों है, ये वेंट्स यहाँ होने चाहिए थे बट यहाँ नहीं है, क्योंकि सनरूफ आ गई है, तो सनरूफ की वजह से ये यहाँ पे है। लेकिन भाई इनमें से हवा आती ही नहीं है। गाड़ी का सेकंड कैबिन हमेशा गर्म रहता है, आपको कर्टन्स लगाने पड़ेंगे या फिर टिंट लगवाना पड़ेगा, वो आपको देखनी पड़ेगी। सेकंड रो में बहुत दिक्कत है, AC की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। फर्स्ट रो में जो को पैसेंजर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा। रियर AC है, अलग से है, अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, आपको मतलब गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का एक्चुअल ओनरशिप लॉन्ग टर्म रिव्यू। अब देखो मैंने सारी बातें कर ली हैं जो मुझे ओवरऑल दिखती थी, जो मैं जिन चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ या मेरे को पता है कि इस गाड़ी के अंदर है। मेरे को इस गाड़ी का बेचने का कोई प्लान नहीं है, मैं परेशान भी नहीं हूँ। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, आगे आने वाले टाइम पे भी शायद मैं कुछ और सोचूं, मैं XUV 700 पे जाना चाहूँगा, बट अभी के लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है, तो ऐसी कोई दिक्कतें हैं नहीं। लेकिन सेकेंड हैंड ओनर्स के लिए मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं, उनको ध्यान में रखना और ये चीज़ों को इग्नोर मत करना, ये सच में आने वाली हैं। डीलर्स आपको गाड़ी चिपकाएंगे, ज़रूर बेचेंगे कि ले लो, उनको सस्ते में मिल जाती है, वो अपना कमीशन रखते हैं। तो इन चीज़ों से बचना, सुखी रहोगे, आगे टेंशन फ्री रहोगे, गाड़ी अच्छी चलेगी।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।